वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के पेपर 2 के बारे में। हिंदी साहित्य के पेपर 2 में आपको पढ़ना क्या है, ये आप पहले से जानते हैं। क्या पढ़ना है आपको? लोक साहित्य और लोक संस्कृति के बारे में आपको जानना है। लोक संस्कृति क्या होती है, लोक साहित्य क्या होती है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। लेकिन आपको बता दूं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैश कोर्स के टाइप में मैं कुछ एक प्रकार से इनोवेशन करने जा रहा हूं। इनोवेशन कहने का मतलब एक नवाचार तरीके से, एक नए विधि से, एक नए प्रविधि से मैं नए टेक्निक और नई मेथड से पढ़ाने का प्रयास करने जा रहा हूं अब की बार। और आपको बता दूं कि जैसे कि आपका ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा थंबनेल, ये मॉडल पेपर जरूर है 2024-25 की परीक्षाओं के लिए, यानी इसमें क्वेश्चंस और आंसर्स जो होंगे लिखित वाले, दीर्घ उत्तरीय में कैसे प्रश्न आते हैं उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन इसी के साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं कि बीएड के 6वें सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं हिंदी साहित्य के। जो पहला पेपर है आपका वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उससे भी बहुत महत्वपूर्ण जो भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि वाला पेपर है उसका भी ऐसे मैं वीडियोस दूंगा। जैसे कि यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न आपका तैयार हो जाए, तो अगर आप एक वीडियो देख लें 10-15 मिनट की और आपका लगभग 10 नंबर आपका वहाँ से तैयार हो जाए, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए, तो अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए काम किया जाए। जैसे कि ऐसे प्रश्नों को जो कि एक प्रकार से परीक्षा में आपकी बार 100% आने वाले हैं, उन प्रश्नों को एक प्रकार से आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा किसके बारे में करेंगे? लोकगीत के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि लोकगीत किसे कहते हैं, इस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो लोकगीत क्या होती है आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को आप रट लीजिएगा। मैं रटने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको एक प्रकार से आपके दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके के मॉडल पेपर आपको बिल्कुल फ्री में शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको मिलते रहेंगे। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। देखिए प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है। देखिए प्रश्न और भी दूसरे तरीके से पूछेगा, लेकिन ये उत्तर जो आप लिखेंगे ये उत्तर बहुत ही जबरदस्त है, इसीलिए मैंने इसको आपके लिए रखा है। क्लियर? देखें प्रश्न है लोकगीत का स्वरूप और महत्व बताइए। अच्छा, लोकगीत इसमें क्या होता है? अब इसमें हम समझेंगे, क्या समझेंगे? लोकगीत की परिभाषा को हम समझेंगे, ठीक है। लोकगीत की परिभाषा समझेंगे, उससे पहले हम लोकगीत के अर्थ के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद में देखिए लोकगीत बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले यही हम समझ लेते हैं। लोकगीत की अगर बात की जाए तो लोकगीत जानते क्या होता है? एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा व्हाइट प्रिंट ले लूँ, थोड़ा सा, ये देखिए। अब देखिए देखिए लोकगीत बेसिकली देखें, एक होता है आपका लोक साहित्य। लोक साहित्य के अगर बात किए तो इसके 4 अंग होते। कितने अंग होते हैं? 4 अंग, या 4 भागों में इसको आप बांट सकते हैं। पहला आपका होता है कौन सा? पहला आपका होता है लोकगीत। क्या होता है बाबू? लोकगीत। दूसरा क्या होता है? लोक कथा, ठीक है। तीसरी क्या होती है? लोक गाथा, ठीक है। और एक आपका और होता है, ठीक है। तो लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा और एक और ऐसे लोक करके होता है, ठीक है। लोक साहित्य में ये 4 चीजें इसमें शामिल होती है, लोकगीत, लोक काव्य, लोक गाथा, ठीक है। इसके अलावा एक लोक और आपका कुछ होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी आगे चल करके इसको हम देखेंगे, ठीक है। या मैं 1 मिनट में आपको बता रहा हूं कि इसके बाद में क्या होता है। हाँ, तो अगला आपका क्या होता है? अगला होता है आपका लोक नाट्य, ठीक है। मैं तो इसको भूल ही रहा था। लोक नाट्य, लोक नाट्य। तो इस तरीके से ये 4 चीजें होती जो लोक में एक प्रकार से प्रचलित होती है। अब लोकगीत आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा किसके बारे में करेंगे? आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे लोकगीतों के बारे में। किसके बारे में? लोकगीत के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा कर लूंगा। अगली जो वीडियो आएगी वो लोक कथा से रिलेटेड होगी। अच्छा, लोक कथा और लोक गाथा लगभग एक जैसे ही आपको दिख रहे होंगे। तो लोक कथा और लोक गाथा दोनों में अंतर को लेकर के कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, मतलब और पूछा जा सकता है। तो दोनों में क्या अंतर है इसको भी हम लगे हाथ समझ लेंगे, ठीक है, कि लोक गाथा और लोक कथा में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम लोक कथा के अर्थ को समझेंगे, चूंकि परीक्षा की दृष्टि से अर्थ, फिर उसके बाद में परिभाषा, ठीक है, और एक चीज और आपकी विशेषता। क्या भैया? विशेषता।
तो इसकी हम एक प्रकार से अर्थ परिभाषा विशेषता समझेंगे। ऐसे ही लोक कथा की अर्थ परिभाषा विशेषता को समझेंगे और साथ ही साथ महत्व को भी समझ लेंगे कि आखिरकार उस समय क्या महत्व था जब ये चीजें चल रही थी और आज के परिप्रेक्ष्य में इसका भी क्या महत्व है। ठीक है, इसको भी समझेंगे। तो लोक गाथा और लोक कथा और इस दोनों के बीच में फिर हम अंतर देख लेंगे, क्या अंतर होते इन दोनों में, उस अंतर को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद में हम लोक नाट्य के बारे में चर्चा करेंगे। लोक नाट्य एक प्रकार से आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी लगभग 10 नंबर आपका पक्का, तो यहाँ से आपके 30 नंबर या लगभग 25 या 20 या 25 नंबर आपके इन्हीं केवल लोक साहित्य से ही आपके तैयार होते हैं। लोक साहित्य बेसिकली इन्हीं 4 अंगों पर एक प्रकार से पूरा का पूरा टिका हुआ होता है, तो ये लोक साहित्य होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और लोक संस्कृति जो होती है, लोक संस्कृति का एक इकाई होती है, यानी लोक साहित्य जो होता है ये बेसिकली छोटा होता है। एक दिन मैं लोक साहित्य और लोक संस्कृति के बीच में डिफरेंस बताऊंगा कि आखिरकार लोक साहित्य और लोक संस्कृति के बीच में क्या अंतर होता है, क्या समानताएं होती हैं और किस तरीके से एक दूसरे से दोनों लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि एक लोक संस्कृति और एक प्रकार से साहित्य। देखिए, संस्कृति जो होती है उसमें साहित्य जो होता है वो समाहित होता है। संस्कृति में क्या होता है मेरे भैया, साहित्य जो होता है वो क्या होता है, वो समाहित होता है। यानी साहित्य, लोक साहित्य जो है वो उसकी विषय वस्तु छोटी है और लोक संस्कृति की विषय वस्तु ब्रॉड है, बड़ी है। समझ रहे चीजों को ना, तो यही होता है इसमें अंतर। अभी मैं आपको और चीजों को खोल करके समझाऊंगा। बेसिकली आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है वो है लोकगीत को लेकर के। तो आइए अब हम लोकगीतों पर चर्चा करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो लोकगीत हैं, जो विभिन्न एक प्रकार से संस्कारों के दौरान, विभिन्न एक प्रकार से उत्सवों के दौरान गांव वगैरह में गाए जाते हैं। हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष, हमारे भाई बंधु मिलकर के गाते, ढोल तबला मजीरा सरंगी ये सब बजा करके। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि आखिरकार लोकगीत होते क्या हैं। ठीक है, जहां पर ना समझ में आए तुरंत रोक दीजिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये मत सोचिएगा कि गुरुजी को बुरा लगेगा, बिल्कुल मुझे बुरा नहीं लगेगा। जहां पर आपको कोई दिक्कत होगी तुरंत बताइएगा। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि आखिरकार लोकगीत क्या है। अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे उसको एक प्रकार से उसको लिख पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और हल्का कर लूँ, थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि आपको दिखे सही से। चले, तो लोकगीत से बेसिकली कोई भी प्रश्न आपसे पूछेगा, अर्थ परिभाषा विशेषता महत्व है, तो सब आज के वीडियो के माध्यम से आप समझ लेंगे। देखिए, लोकगीत एक प्रकार से क्या है, ये मानव जीवन की अनुभूत अभिव्यक्ति और हृदयोद्गार है। अनुभूत अभिव्यक्ति, अनुभूत मतलब होता है जो वो अनुभूति करता है मनुष्य, वो उसकी अभिव्यक्ति करता है। अभिव्यक्ति मतलब कि जो अनुभूति उसके अंदर हुई है उसी अनुभूति का एक प्रकार से वो प्रकटीकरण कर दे। तो अनुभूत अभिव्यक्ति यानी अपने भाव भंगिमाओं को लोगों के समक्ष। हृदय उद्गार, हृदय उद्गार मतलब कि जैसे आप देखते हैं ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ऐसे ही हृदय की जो भाव भंगिमाएं होती हैं वो अंदर जब इतनी बातें होती हैं, इससे बात कभी पचती नहीं है, खास करके औरतों को। अब बुरा मत मानिएगा आप लोग, जो है अगर औरतों से एक बात आप बोल दीजिए तो बिना प्रचार प्रसार के पूरे मोहल्ले में वो बात फैल जाएगी। क्योंकि एक लोग दूसरे सखी से कहेंगे और बताएंगे, किसी से कहना मत कि हमने बताया था, फिर दूसरे लोग दूसरे से बताए, अरे क्यों बताए ना बहनी कि हम कहन रहा, ऐसे ऐसे करके पूरे गाँव भर में बात फैल जाए। तो यही लिए भरत जी श्राप दे दी नहा क्या का कैकेयी माता का, मतलब कि कैकेयी जी या इन्हें सबका बताई नहीं रहा, जब भरत जी को नहीं बताई थी कि भाई राम जी को वनवास हो गया है, 2 वरदान वगैरह जो मांगी थी, तो इसमें भरत जी ने श्राप दिया था कि जाइए अब से जो औरतों को कोई बात बताएगा तो एक प्रकार से वो औरतें कोई बात छुपा नहीं पाएंगी, वो कहीं ना कहीं पे तो उनको बात बतानी ही पड़ेगी। ठीक है, और इसको लेकर के एक पुरानी कहावत भी, अब कहावत बताएंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी, हालांकि कहावत, मुहावरा, लोकोक्ति ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो अनुभूत अभिव्यक्ति और हृदय उद्गार होता है लोकगीत, किसका, मानव जीवन की। ठीक है, तथा जीवन का स्वच्छ और साफ दर्पण होता है। स्वच्छ और साफ सुथरा दर्पण, दर्पण माने शीशा होता है, जिसमें क्या होता है, समाज के व्यक्त जीवन का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। किसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, समाज के व्यक्त जीवन का, या समाज में जो जीवन चल रहा है उसी का एक प्रकार से प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जीवन का लोकगीत में स्वच्छ और साफ दर्पण होता है, जिसमें एकदम से समाज के एक प्रकार से जो विशेषताएं होती हैं वो आपको दिखाई पड़ती हैं। लोकगीत जो होता है बेसिकली मनुष्य के स्वाभाविक भावात्मक
स्पंदनों से जितना जुड़ा हुआ होता है उतना ही वाणी के किसी रूप में नहीं जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि इसके साथ आपकी एक प्रकार से भाव भंगिमाएं जुड़ी हुई होती हैं, आपके भावात्मक इमोशनल स्पंदन जुड़े हुए होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। लोकगीत ही क्या है? लोक जीवन की वास्तविक भावनाओं को यानी कि रियल इमोशंस को प्रस्तुत करता है। जब लोकगीत कोई गा रहा होता है, सोहर वगैरह गाते, कभी महिलाओं को अगर आपने देखा होगा, कजरी गाते देखा होगा, तो उनकी जो भाव भंगिमाएं होती, जैसे पति परदेश में है, बहुत दिनों से पति से मुलाकात नहीं हुई है, सावन का महीना चल रहा है, झूला चल रहा है और झूले पर वो झूल रही हैं बैठ करके, बढ़िया 4 ठो सखी हैं, तो 2 लोगों का पति घर में ही रह रहा है, उनके साथ ही वो रह रही हैं, और 2 लोग एक प्रकार से उनका पति परदेश में है, वो एक प्रकार से उनके पति घर पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक विरह का गीत उत्पन्न होता है, और वह विरह का गीत कजरी के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर भारत में बेसिकली गाया जाता है। तो कजरी की अगर बात किए तो झूले पर बैठ के महिलाएं अपने जो है पति के विरह में एक प्रकार से गायन करती हैं। मतलब कुछ जो एक प्रकार से जिनके पति पास में होते हैं, मतलब वो एक प्रकार से अपने पति के प्रेम में गाती है, कुछ विरह में गाती है, कुछ याद करके गाती है। ऐसे नाना प्रकार की भाव भंगिमाएं उनके वाणी के माध्यम से व्यक्त होती है, यही होती है लोकगीत। ठीक है, तो ये एक प्रकार से वास्तविक भावनाओं का, रियल इमोशंस का प्रस्तुतिकरण होता है लोकगीत। लोक हृदय में स्पंदन करने वाले भावों की सुर, लय और शब्दों के साथ अभिव्यक्ति। किसके साथ? सुर, लय और शब्द। शब्द चूंकि गाने में होंगे, लय और सुर बहुत जरूरी होता है, इसको गाने में महिलाएं गाती हैं। ठीक है, जैसे सोहर वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। अभिव्यक्ति ही क्या होती है? लोकगीत कहलाता है। यानी क्या? लोक हृदय में स्पंदन करने वाले भावों की, इमोशंस की सुर, लय और शब्दों के साथ जब अभिव्यक्ति होती है, वही अभिव्यक्ति मेरे भाई क्या कहलाती है? लोकगीत कहलाती है। लोकगीत शब्द की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी के शब्द फॉक सॉन्ग से बना हुआ है, फॉक सॉन्ग इसको बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में फॉक सॉन्ग जिसको बोलते हैं, हिंदी में उसी को लोकगीत बोलते हैं। क्लियर? ध्यान रखेंगे। तो फॉक सॉन्ग का पर्याय माना जाता है इसको। फॉक सॉन्ग जो है बेसिकली जर्मन भाषा के बालक शब्द का मूल रूपांतर है। ठीक है, फॉक शब्द का अर्थ होता है लोक, राष्ट्र, जाति, सर्वसाधारण या फिर वर्ग विशेष। ठीक है, ये फॉक किसी वर्ग विशेष, किसी एक प्रकार से जाति, सर्वसाधारण या किसी राष्ट्र या किसी लोक के बारे में बताती है फॉक। तो जब उससे रिलेटेड गीत होगा तो उसको बोलेंगे फॉक गीत। क्लियर? अब कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपनी प्रकार से अपने विद्वता का परिचय देना चाहा हम लोगों को, कहा कि बच्चे जब आगे बढ़े तो हमारी बातों को पढ़े। लेकिन बच्चों के लिए तो सबसे बड़े काल यही लोग हो गए हैं आजकल। जितने विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आजकल के जो बीए के हमारे बच्चे हैं उनको लगता है कि जो विद्वान वाले कथन हैं ये ना याद करना पड़े, बाकी सब याद हो जाए तो सही है। ठीक है, उसकी भी एक प्रकार से ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा कि विद्वानों के कथन आपको अगर याद करने से बचना है तो आप कैसे बच सकते हैं। इसको मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा 2-3 मिनट की, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। आइए अब यहाँ पर सुनते हैं कुंज बिहारी महोदय। कुंज बिहारी दास जी बड़े अच्छे विद्वान हैं। इन्होंने कहा कि लोकगीत जो होता है उन लोगों के जीवन की अनायास प्रवाह, मतलब कि प्रवाहात्मकता की अभिव्यक्ति है, जो सुसंस्कृत, सुशब्द प्रभावों से बाहर रह करके कम या अधिक रूप से आदिम अवस्था में निवास करते हैं। आदिम अवस्था में निवास करते हैं यानी कुल मिलाकर के इनके कहने का मतलब ये है कि लोकगीत बेसिकली आदिम यानी प्राचीन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका, लोक साहित्य के मर्मज्ञ रहे श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि ग्राम गीत जो होते हैं, ग्राम गीत या लोकगीत, ये प्रकृति के गीत होते हैं, नेचर के गीत होते हैं। जैसे कि नेचर में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है या अन्य प्रकार के कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे गीत प्रायः गाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अलंकार नहीं, केवल इसमें रस होता है। इसमें अलंकार का प्रयोग कम और रस का प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। छंद का प्रयोग इसमें कम होता है, केवल इसमें लय होता है। तो छंद नहीं होता है इसमें लय होता है, इसमें लालित्य नहीं होती है, इसमें केवल माधुर्य होता है। ग्रामीण मनुष्य के स्त्री पुरुषों के साथ या स्त्री पुरुषों के बीच हृदय नामक आसन पर, क्या? ग्रामीण मनुष्य के स्त्री पुरुषों के मध्य हृदय नामक आसन पर बैठकर प्रकृति गान करती है। किसमें? लोकगीत में।
प्रकृति के वे ही गान जो एक प्रकार से हृदय नामक आसन पर ग्रामीण मनुष्य के स्त्री पुरुषों के बीच में प्रकृति गान करती है। प्रकृति के वे ही गान ग्राम्य गीत या फिर एक प्रकार से लोकगीत कहलाते हैं। ये मर्मज्ञ लोकगीत के श्री राम नरेश त्रिपाठी जी के मुखार बिंदु से ये बातें निकली। ठीक है, ये परिभाषा याद कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त परिभाषा है। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आता रहता है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट आपका अगले विद्वान है, तीसरे विद्वान है, इनका क्या नाम है, डॉक्टर सदाशिव फड़के। डॉक्टर सदाशिव फड़के ये कहते हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शास्त्रीय नियमों का विशेष प्रवाह ना करें, सामान्य लोक व्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनंद की तरंग में जो छंदोबद्ध बाणी सहज उद्भूत करता है वही लोकगीत कहलाती है। मतलब इसमें छंद वंद का कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, अपने मनोरंजन के लिए और अपने एक प्रकार से भाव भंगिमाओं को व्यक्त करने के लिए एक प्रकार से जब कोई व्यक्ति या एक प्रकार से जब एक प्रकार से क्या होता है, मानव जो होता है लोक व्यवहार में उपयोग लाने के लिए अपने आनंद की तरंग में जो छंदोबद्ध बाणी सहज उद्भूत करता है उसको बाहर निकालता है, वही लोकगीत होती है। तो बेसिकली लोकगीत की ये परिभाषा हो गई। अब इनमें से एक आध परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि इन सभी की परिभाषा आप याद कर सकते हैं, एक आध विद्वान की परिभाषा आप राम नरेश त्रिपाठी वाली परिभाषा याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, लोकगीत का क्या महत्व है। ये भी प्रश्न आपसे बनेगा, लोकगीत का क्या महत्व है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोकगीत का महत्व की अगर बात की तो इसके विशेष मतलब कई महत्व है। जैसे पहला महत्व लोकगीत का ये है कि लोकगीत का कोई विशेष गीतकार नहीं होता है, मतलब कि कोई एक गीतकार नहीं होता कि बहुत बड़े फेमस गीतकार हैं वो लोकगीत गाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सामूहिक रचना होती है, मतलब गांव के लोग आपस में बैठ करके उन्हीं के द्वारा निकल जाती, वही सब गाते। तो ये लोकगीत एक प्रकार से इसका कोई पर्टिकुलर कोई बड़ा लेखक या कोई बड़ा कवि या कोई बड़ा गायक या गीतकार नहीं होता है, ये एक प्रकार से सामूहिक रचना होती। पहली विशेषता लिख लीजिएगा सभी लोग, नोट डाउन कर। दूसरी विशेषता, लोकगीत जो होता है लिपिबद्ध नहीं होती है। ठीक है, लिपिबद्ध मतलब कि लोकगीत प्रायः लिखे नहीं होते कहीं पर कापी पन्ने में, ये मौखिकी के माध्यम से लोग गाते हैं और लोग सुनते फिर उसको गाते हैं। ना ही लेखक का इसमें महत्व होता है, वरन यह रचना परिवर्तित होती रहती है अपने समय के साथ साथ। इसमें परिवर्तन भाषाई शब्दों में और लय छंद में सब में परिवर्तन इसमें धीरे धीरे देखने को मिलता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी विशेषता यह है लोकगीतों की कि लोकगीत का स्वरूप परिणत नहीं होता है, कविता की भांति वह ज्यों का त्यों नहीं रहता है बल्कि बदलता रहता है। यानी कविता एक बार जिसने लिख दी तो वो कविता वैसे ही रहेगी। ठीक है, जैसे मान लेते कोई कविता है तो उसका जो छंद है जो लय है वो एक बार जो हो गया वही रहेगा, लेकिन इसका स्वरूप जो होता है एक प्रकार से बदलता रहता है समय के अकॉर्डिंग। तो ये लोकगीत होता है। चौथा विशेषता, लोकगीत का मौलिक प्रचार ही अधिकतर होता है। मौलिक प्रचार मतलब कि इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, इसका जो प्रचार होता है स्वतः होता है और मौलिक रूप से होता है। अगला पांचवी बात यह है कि वेदों और लोकगीतों में बड़ी समानता आपको दिखाई पड़ती। वेद लिखित नहीं होते हैं, क्योंकि वेद लिखित नहीं, वेद आए हैं, वेद अपौरुषीय हैं, वेदों की रचना नहीं हुई है। ऐसे ही लोकगीतों की रचना एक प्रकार से किसने करी है इस बात की जानकारी नहीं होती अधिकतर मामलों में। अधिकतर लोकगीत ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से बस गाए जाते हैं, ये नहीं पता कि इसको किसने गाया है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी इसमें नहीं होता कि भाई ये पता किया जाए। तो ऐसे वेद ही हैं, वेद को एक प्रकार से किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। वेद एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से ये सुन करके लोगों ने सीखा है वेद को। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वेद लिखित नहीं एक प्रकार से आया है, ऐसे ही लोकगीत भी हैं। ठीक है, तो वेदों में समानता लोकगीतों की मिलती है। अगली विशेषता आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगली विशेषता आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगली विशेषता आप देखेंगे, तो बेसिकली लोकगीत मैं आपको पढ़ा रहा था। देखिए, लोकगीत जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। तो लोकगीतों में और वेदों में समानता होती है, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी, क्योंकि ना वेद लिखे गए हैं और ना ही लोकगीत एक प्रकार से लिखे जाते हैं, ये मौखिक होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगली विशेषता, छठी विशेषता, लोकगीत की जो शैली होती है ये सहज होती है, कोई जटिल नहीं होती, ना कठिन होती है, सभी के गाने योग्य होती है, इसको कोई भी गा सकता है। ठीक है, ज़्यादा अगर वो जानकार भी नहीं है इसके बारे में तो वो भी गा सकता है। क्लियर, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। लोकगीत में क्या होता है, लोकगीत में जो है एक प्रकार से गेता
का तत्व प्रधान और अनिवार्य नहीं होता है। मतलब कि इसमें कि गायन प्रधान हो, खूब ज़्यादा आपकी लय और आपकी वाणी अच्छे तरीके से चल रही तभी आप गा सकते हैं। ये एक प्रकार से हिंदी प्रदेशों में लोकगीतों का वर्गीकरण एक मिनट के लिए, तो लोकगीतों में एक प्रकार से ये गेता का तत्व जो है अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, आप कैसे भी इसको गा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपकी लोकगीतों की परिभाषा, इसका विशेषता। अब लोकगीत का प्रकार, विभिन्न विद्वानों ने लोकगीतों को अपने अपने हिसाब से बांटा है। अब एक प्रकार से उसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि वो लोकगीत एक प्रकार से प्रायः कौन से हो सकते हैं। ठीक है, जानने का प्रयास करते हैं। चले, हिंदी प्रदेशों में लोकगीतों का वर्गीकरण सबसे पहले रामनरेश त्रिपाठी जी ने किया। रामनरेश त्रिपाठी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लोकगीतों पर बहुत काम किया है। लोकगीतों के बारे में या लोकगीतों के मामलों में अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है और आपको ना भी पता हो तो आप रामनरेश त्रिपाठी का नाम लिख देंगे तो हो सकता है सहज हो, मतलब आपका प्रश्न सही हो जाए। लेकिन रामनरेश त्रिपाठी ने एक प्रकार से जो वर्गीकरण किया है वो एक प्रकार से कई मामलों में किया। उन्होंने लोकगीतों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया है। सबसे पहली बात, उन्होंने कई प्रकार के गीतों में, पहला गीत उनका है संस्कार संबंधी गीत। संस्कार की बात किया है तो हिंदू धर्म में जो तमाम सारे क्या होते हैं, गृह सूत्र होते हैं, उन गृह सूत्रों में संस्कारों की संख्या जो बताई गई है, किसी में 40, किसी में 20 और किसी में 16 बताई गई है। बेसिकली 16 संस्कार जो होते हैं ये क्या हैं, ये सर्वमान्य है, यानी कि 16 संस्कार जो होते हैं सर्वमान्य है इसमें। अब 16 संस्कारों में जैसे आपका हो गया गर्भाधान संस्कार, ठीक है, गर्भाधान संस्कार, ठीक है, पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे चूड़ाकरण संस्कार, ठीक है, चूड़ाकरण संस्कार, ठीक है। ऐसे ही तमाम प्रकार के संस्करण होते हैं, चूड़ाकरण संस्कार, नामकरण संस्कार, ठीक है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि और भी कई संस्कारों के प्रकार हैं, जैसे कि यज्ञोपवीत संस्कार हो गए, जिसको आप उपनयन संस्कार कहते हैं। जो है एक प्रकार से एक संस्कार और आपका होता है अंत्येष्टि संस्कार, सबसे बाद का होता है। अंत्येष्टि से जो तेरहवीं होती है, आप लोग देखते होंगे गाँव में, वो अंत्येष्टि होती है। तो ये सब संस्कार के एक प्रकार से अंग होते हैं। अब बेसिकली आपको मैं एक चीज़ समझा रहा था कि जो संस्कार होते हैं ये एक प्रकार से ये 16 संस्कार सर्वमान्य हैं। अब इस 16 संस्कारों पे, प्रत्येक संस्कार पे कुछ ना कुछ लोकगीत है जो कि इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर लड़के का जन्म हुआ तो जन्म के समय में क्या गाएंगे, जन्म के समय में भैया क्या गाएंगे, सोहर गाएंगे। क्या गाएंगे, सोहर। तो जब लड़के का जन्म होता है, ये भी एक संस्कार है, तो उस समय क्या गाएंगे, सोहर गाएंगे। अब सोहर जैसे जुग जुग जिया तू ललनवा, भवनमा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, ये सोहर हो गया। पुत्र जब जन्म लेता है तो 12 दिन तक एक प्रकार से उस पुत्र को माता और पुत्र एक कमरे में एक प्रकार से लेटे होते हैं, और उसके बाद में 6वें दिन एक प्रकार से छठी होती है, और 12वें दिन बरही मनाई जाती है बच्चों की, लड़कों की खास करके। गांव वगैरह में लड़कों की मनाई जाती है, लड़कियों की कम, लेकिन अब आजकल लड़कियों की भी छठी और बरही मनाई जाने लगी है। अब जब इसमें होता तो एक प्रकार से सारी महिलाएं गांव की सबके यहाँ बुलवा जाता है। अब जब बुलवा जाता है तो उसके बाद में सब महिलाएं आती हैं और बैठ करके बढ़िया जो है सोहर वगैरह किसके साथ गाती हैं, ढोलक और मजीरा के साथ, ढोलक और मजीरा के साथ बढ़िया एक प्रकार से धुन और ताल मिला करके बढ़िया बढ़िया जो है गीत गाती हैं कि सगरा खुदाई से कवन फल हुई हैं, ठीक है। ऐसे आप देखें कई प्रकार की चीज़ें गाती हैं। तो सोहर बेसिकली ये बड़ा फेमस सोहर है, जुग जुग जिया तू ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ठीक है। ऐसे तो सासू सुहागिन अंधन लुटावे हो, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो ये होता है सोहर। ऐसे ही आप देखेंगे चूड़ाकरण यानी जब मुंडन संस्कार होता है उस दौरान भी गाया जाता है। विवाह संस्कार आप लोग सभी लोग जानते होंगे, विवाह भी एक संस्कार है हिंदुओं में। तो हिंदुओं में विवाह एक संस्कार है। विवाह में कई सारे विवाह के गीत गाए जाते हैं। विवाह में ही आप देखते हैं जब बासी वासी खाने बैठो तो गाली वाली खूब गाई जाती है, ठीक है। ऐसे जब शादी वगैरह का माहौल चल रहा है इस समय आप लोग जानते होंगे गाली महिलाएं खूब गाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही गाली विवाह में तमाम प्रकार की चीज़ें गाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सब संस्कार संबंधी गीत होते हैं। तो पहले गीत हुए जो कि संस्कार के दौरान गाए जाते हैं, ठीक है, पहला गीत। दूसरा गीत होता है चक्की और चरखे का गीत। चक्की माने पहले चक्की और चरखा चलाया था। चरखा जो एक प्रकार से कपड़े बुनने वाला होता था, तो उस समय तो मनोरंजन के लिए, चूंकि जब आप बुनते मतलब कि एक प्रकार से बोर हो जाते थे, उस दौरान चरखे का गीत गाया जाता था। चक्की के गीत की अगर बात की तो चक्की का गीत कब गाते थे, चक्की जब महिलाएं, पहले क्या होता था, चक्की एक प्रकार से होती नहीं थी, एक प्रकार से बड़ी बड़ी चक्कियाँ होती थी। उसमें क्या होता था, उसमें एक प्रकार से जांत लगा हुआ होता था, जांता जिसको बोलते थे। अब इस पर एक प्रकार से मुठिया लगी होती थी, यहाँ पर एक
मतलब कि उसमें डालने वाला था, इसमें गेहूँ डाला जाता था और उसके अंदर फिर ये चक्की से चलती थी, पीसा जाता था, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता था, पीसने के बाद में फिर एक प्रकार से यहाँ से गेहूँ निकलने लगता था। और इस तरीके से क्या होता था, सारी चीज़ें, मतलब चक्की, पहले कोई ये मशीन वाली चक्की नहीं थी, पहले महिलाएं पीसती थी सुबह 4 बजे उठ करके, उस दौरान गीत गाया करती थी। तो वो गीत, ठीक है, वो होते हैं चक्की और चरखे का गीत। तीसरा गीत होता था आपका, तीसरा गीत आपका है भैया धर्म गीत। धर्म गीत मतलब जैसे कोई त्यौहार पड़ गया उस दौरान आप गाएंगे, गीत भजन हो गया, तो इस दौरान एक प्रकार से धर्म गीत हो गया। जैसे धर्म गीत में आपका भजन हो गया, सुंदरकांड आजकल बड़ा फेमस है, ठीक है। सुंदरकांड में जैसे कि आप देखें शुरुआती दोहा ही आप मतलब चौपाई देख लेंगे कि जामवंत के बचन सुहाए। अब इसको आप कई तरीके से गा सकते हैं कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवऊं सीतहि देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी, यह कहनाई सबन कहु माथा, चलो हरस ही धरि रघुनाथा। इस तरीके से आजकल तो रामचरितमानस की चौपाइयों पर तमाम प्रकार के गानों पर जो है कलाकार लोग तर्ज बैठा करके गाते हैं, ढोलक मजीरा सरंगी हारमोनियम और आर्गन पैड सब बजा करके बढ़िया सा गाते हैं, ठीक है। तो आजकल तो गीत भजन ये सब भी एक प्रकार से धर्म गीत में आ जाएंगे। धर्म गीत में ऐसे तमाम प्रकार के भजन होते हैं। आप देखते हैं भजन में, जैसे एक भजन बड़ा फेमस है, मैं जब कभी भी सुंदरकांड होता तो एक भजन मैं गाता हूँ कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ठीक है, ये चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ठीक है। उसमें आगे चल करके टर्म है कि बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। आगे है कि तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। तो ये सब भी लोकगीत हैं, ठीक है, भजन में आते हैं। अब ये लोग जो है एक प्रकार से ढोलक मजीरा पे अगर बढ़िया से चले तो मज़ा आता है, ठीक है। तो ये है, ये होते हैं धर्म गीत। ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे चौथे में ऋतु संबंधी गीत। ऋतु मतलब कि जैसे कितनी ऋतुएं होती भैया, 6 ऋतुएं होती हैं। सावन हो गया, बसंत ऋतु हो गई, ठीक है, हेमंत ऋतु हो गई। हेमंत माने ठंडी, बसंत का महीना अभी फरवरी में लगता है, ठीक है। आप देखेंगे 6 ऋतुएं होती हैं, 2-2 महीने एक एक ऋतु होती है, ठीक है। 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 6 ऋतुएं होती हैं, तो 12 महीने को 12 मासा कहते हैं और 60 मतलब 6 ऋतुओं को 60 ऋतु वर्णन कहते हैं। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 12 मासा बेसिकली 12 महीने में जो अलग अलग महीनों में गीत गाया जाता है। बिरहड़ी गाती है बेसिकली नागमती का वियोग वर्णन आप देखेंगे या अन्य किसी बिरहड़ी का देखेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि बिरह का गीत ही गाया जाता हो, अन्य गीत भी गाए जाते हैं। ऐसे ही ऋतुओं पर भी गाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ऋतु संबंधी गीत हो गया एक सावन में गीत गाए जाते हैं। सावन में कौन से गीत गाए जाते हैं, बेसिकली कजरी गाया जाता है सावन में, ठीक है। कजरी गीत सावन में गाया जाता है। फागुन में आप देखते हैं, फागुन महीना अभी था, फागुन यानी होली वाला जिसमें होली पड़ती है, मार्च वार्च का महीना, ठीक है, तो होली, ठीक है। चैत का गीत यानी जब कटई, ऐसे चैत बैसाख अभी आ रहा है, अब चैत शुरू हो गया, ठीक है, ठीक है। तो चैत बैसाख में क्या होता है, खूब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, एकदम से सूर्य एकदम से कपारे पर होता है, कपारे मतलब एकदम सीधा खड़ा होता है, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से चैत के महीने में चैती गीत गाए जाते हैं, ठीक है। तो गेहूँ काटते वक्त गाते हैं। कुछ रोपनी गीत होता है जब धान जो है बोते समय, धान की रोपाई करते समय गाए जाते हैं, क्लियर। तो ये सब एक प्रकार से फागुन और चैत के गीत होते हैं बेसिकली। तो ये सब गाया जाता है। फागुन में फगुआ गाया जाता है। होली के महीने में क्या गाते हैं, फगुआ गाते हैं, फगुआ उगुआ गाते हैं, ठीक है। अब फगुआ एक प्रकार से कई प्रकार के, तो फगुआ तो मुझे ज़्यादा आता नहीं, लेकिन मैं फगुआ गाने में कई बार शामिल होता रहता हूँ। हमारे इधर होते रहते फगुआ, ठीक है, तो मैं शामिल होता हूँ ढोलक वोलक बजाने के लिए, कभी कभी जाता हूँ, तो चूँकि मेरी शौक रही है शुरुआत से। लेकिन मैं गाने में थोड़ा सा मतलब मेरा जो गला है
वो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा खराब, मतलब कि थोड़ा सांस भरने में दिक्कत होती है, मतलब उतना ज़्यादा मैं गाने में ज़्यादा वो नहीं गा पाता हूँ सही तरीके से। तो ये चीज़ें, तो ऐसे ये सब गीत होते हैं। आपको मज़ा आ रहा है तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। अगला आपका होता है, पांचवा गीत होता है खेती के गीत। खेती के गीत मतलब जैसे कि जब महिलाएं खेतों में काम करती हैं उस दौरान बोर ना हो, क्योंकि पहले मोबाइल वोबाइल तो होते नहीं थे, ना इतना सोशल मीडिया का जमाना होता था। तो महिलाएं क्या करती थी, एक लोग गाती थी, चार लोग उसको पुरवाती थी। अब गाने और पुरवाने में दो चीज़ का फर्क होता है। जो महिला गाएगी सबसे पहले उसी को बोलते हैं कढ़ाना। तो एक होता है कढ़ाना, एक होता है उसको पुरवाना। तो कढ़ाना का मतलब होता है कि एक महिला गाएगी, जैसे क्या गाएगी, कोई से कि अभी मैं एक गाना बताता हूँ, जैसे कि आजकल सत्यनारायण जी की कथा होती है तो उस दौरान एक महिला पहले गाना गाएगी कि जो है होमिया के धुआं देखे विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, ठीक है, ऐसे ही, या एक प्रकार से जो है ऐसे गाना गाएंगी। तो एक लोग एक कड़ी गाएंगी, फिर दूसरी लोग जो होंगी चार पांच महिलाएं उस कड़ी को पुरवाएंगी, फिर पांच लोग छह लोग जो होंगी वो कढ़ाएंगी और चार पांच लोग पुरवाएंगी। तो ये एक प्रकार से होता था। तो ऐसे ऐसे एक प्रकार से उसी में कंपटीशन होती थी गाने में। आजकल भी महिलाओं को अगर आप देखें, चार पांच महिलाएं बैठेंगी तो गाने में आज भी कंपटीशन वो लोग करती हैं, ठीक है, कि आज हमने इतना गाना कढ़ाया, कल हमने इतना कढ़ाया। अब आप लोग ये मत सोचेगा कि मैं भी जो है ये कढ़ाना और पुरवाने में बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्वॉल्व होता हूँ, नहीं, मैं देखता हूँ ना, गाँव वगैरह से हूँ, तो इसमें आपको मिल जाएंगे तमाम प्रकार के ऐसी चीज़। तो खेती में गीत भी होते हैं कि धान की एक प्रकार से निरानी, धान में खर जब जाम जाते हैं, खर मतलब कि जो रॉ मटेरियल होते हैं, यानी कि ऐसे चीज़ें जो एक प्रकार से आपको धान में नहीं चाहिए, खेतों में खर पतवार तमाम जाम जाते हैं, ठीक है, जम जाते, तो उसको निकालने के लिए उसको निराया जाता है धान को। तो निराए खुरपी लेकर के उसको निराते हैं। मैंने खूब धान निराया है, खूब धान बोया है, गेहूँ खूब काटा है, अभी गेहूँ हमारे खेतों में लगा हुआ है। अभी अब तो मशीन चल गई है, नहीं पहले हंसिया लेके सवेरे 4 बजे उठ के हम चाचा चारों भाई हम मिलके 10-10 बीघा गेहूँ अलाड़ देते हैं, काट डालते हैं। तो अभी भी ये एक प्रकार से, भले ही मैं पढ़ाने लिखाना शुरू कर दिया हूँ, लेकिन काम वाम घर का भी अभी मैं घर पे, जैसे इस समय तो घर पे ही हूँ, तो घर पे ही एक प्रकार से काम वाम करना पड़ता है। 4-5 टू भैंस है हमारे। अब आप ये सोच रहे हो कि हमारी शरीर क्यों नहीं बनती है, नहीं बन रही भैया, क्या करें, अब प्रभु मालिक हैं। तो खेती के गीत जो होते हैं खेती के दौरान गाए जाते हैं। अगला गीत है भिखमंगों का गीत। भिखमंगे गांव वगैरह में ऐसे नट चमरमंगता और तमाम प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं, थारू वगैरह आते हैं। आप देखें भिखमंगों में ही एक प्रकार से, भिखमंगों में नहीं, भिक्षुक एक प्रकार से बोल सकते हैं यहाँ पर, भिक्षुक भिखमंगा यहाँ पर थोड़ा सा अलग, यानी ऐसे लोग जो कि एक प्रकार से भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, ऐसा कहें तो उचित होगा। इसमें साधु महात्मा भी कुछ होते हैं जो सरंगी लेकर के आते हैं और गाते हैं कि राजा भरथरी, और ये मतलब एक होते हैं जोगी, एक होते डंडी। तो जोगी वाले जो बाबा होते हैं वो गाते हैं अच्छे तरीके से, तो उसमें भी एक गीत होता है। ये 7वां गीत होता है मेले का गीत। मेले का गीत मतलब मेले में आप देखेंगे प्रायः कई सारे गीत गाए जाते हैं। तो ये सब एक प्रकार से गीत आपके हो जाते हैं। इसके अलावा अगला गीत आपका होता है, अगला गीत है 8वां नंबर, भिन्न भिन्न जातियों के गीत। मतलब अलग अलग जाति के कुछ अलग अलग गीत होते हैं। जैसे कि अहीर जाति में आप देखेंगे बिरहा वगैरह बड़ा फेमस है। अहीरों में एक सिरताज हुए हैं, उनका नाम आप लोग जो है रूसे नाम के एक बहुत बड़े डान हुए हैं, ठीक है। तो अहीर लोग एक प्रकार से उनके नाम को लेकर के गाते हैं। हमारे इधर जो है इनका एक जगह था जहाँ पर जो है रूसे छिपा उपा करते थे, तो जगह यहाँ पर थी, मैं एक बार गया था। तो भिन्न भिन्न जातियों के अलग अलग गीत होते हैं। जैसे अहीर लोग एक प्रकार से बिरहा वगैरह खूब गाते हैं, ऐसे चमारों का भी अपना गीत होता है। अब इसमें थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ और ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जातियों के गीत होते हैं और जाति होती है भाई। तो अहीर माने यादव लोग जी, ठीक है। ऐसे चमार लोग, जैसे हरिजन लोग की मैं बात करूँ तो हरिजन या चमार जो होते हैं जो चमड़ों का काम करते हैं, ठीक है, उन्हीं को एक प्रकार से चमार बोलते हैं, चमड़ों का काम करते हैं, ठीक है, जो हरिजन की कैटेगरी में प्रायः आते हैं। इसके अलावा धोबी एक प्रकार से आप देखेंगे धोबी भी गीत गाते हैं। धोबी लोग जब कपड़ा वपड़ा धोते थे पहले, तो तालाब के उस पर एक पाटा बना हुआ होता था, उस पर आराम से उनका अपना अपना उस पर धोते थे। तो उस समय एक प्रकार से गायन वायन क्या करते थे। पासी भी एक प्रकार से अपनी उनका भी अलग गीत होता है। नाई जो बाल काटने वाले होते हैं उनका भी अलग गीत होता है। ऐसे ही कुम्हार का जब चाक वाक चलाते थे, भुजवा जब लावा भूजते हैं, भुजवा आप लोग जानते होंगे, तो भुजवा, ठीक है, कुम्हार, अहीर, चमार, धोबी, पासी, नाई, इन सभी के अलग अलग गीत होते हैं और इन सभी के गीत ये भी लोकगीत में शामिल होते हैं। आगे देखेंगे 9वां गीत जो आपका होता है वो होता है कौन सा,
9वां गीत आपका होता है वीर गाथात्मक गीत, जैसे कि आल्हा। आल्हा गीत क्या होता है? आल्हा आप देखते प्रायः बुंदेलखंडी इलाकों में गाया जाता है, लेकिन हमारे पिताजी आल्हा के बड़े शौकीन रहे हैं, तो जब हम लोग बचपन में लेटते थे तो आल्हा वाला वो सुनाया करते थे, तो हम लोगों को भी थोड़ा बहुत एक आध दो लाइन थोड़ा सा उसी में दिमाग में पड़ गई। आगे पीछे का क्या है मुझे नहीं पता। जैसे हिंदी में जब आप पढ़ते तो आलखंड उसमें पढ़ना पड़ता है जगनिक का, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि जो है 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इस तरीके से कि हाथ पटक दे भुइमा जो तो 9 मन माटी लिए उठाए, रिम झिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ऐसे कि जाकर बिटिया सुंदर देखे जबरन ब्याह ले करवाए और दांत दुखारे भवरा नल कहते दिल्ली में करे द्वारे चार। यानी सौर्य जो होता था उसका कब्जा होता था किस पर? सौंदर्य पर। मतलब सौंदर्य जो होती थी वो एक प्रकार से वस्तु समझी जाती थी। आप प्राचीन काल में देखेंगे, प्राचीन काल नहीं मध्यकाल तक आते आते तो आल्हा वगैरह प्रायः ये आल्हा, उदल, मलखान और एक प्रकार से ब्रह्मा, परमालिक इन्हीं सभी से रिलेटेड है। ठीक है, चौड़ा द्वापर एक प्रकार से द्रोण के अवतार यानी द्रोणाचार्य का अवतार चौड़ा माना जाता था। ठीक है, ऐसे ही 5 पांडव द्वापर वाले कलयुग में लीन अवतार, कलयुग में 5 पांडव जो द्वापर वाले थे इन्होंने अवतार लिया था। ठीक है, आल्हा, उदल, भीम, मतलब ये सब मलखान जो थे वो भीम के अवतार थे, आल्हा युधिष्ठिर के अवतार और एक प्रकार से उदल अर्जुन के अवतार माने जाते हैं। ऐसे ऐसे तो आल्हा उदल जो है बेसिकली ये आल्हा और उदल के एक प्रकार से वो कहानियाँ हैं। जक्षराज वक्षराज नाम के 2 प्राणी थे, उन्हीं से मतलब कि प्राणी नहीं मतलब विद्वान, मतलब कि वो बहुत बली आदमी थे, बहुत मतलब कि जक्षराज बक्षराज के बारे में बताऊं मुझे ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन बहुत पहलवान आदमी थे, बहुत वीर आदमी थे वो, उन्हीं के पुत्र रहे थे। इसके अलावा लोरिक, हीर रांझा और लोरिकायन भी एक गीत होता है वीर गाथात्मक गीत। हीर रांझा एक प्रकार से प्रेम वाले गीत है। ढोला मारू रदूहा ये भी एक प्रकार से लोकगीत है। तो ये सब लोकगीत है। क्लियर। 10वां आपका जो लोकगीतों की कैटेगरी में आता है वो है आपका गीत तथा छोटी छोटी कहानियाँ जो गा गा करके कही जाती हैं। तो छोटी छोटी कहानियाँ भी गा करके गीत बनाई जाती हैं। इसके अलावा तो ये 10 प्रकार के एक प्रकार से लोकगीतों के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, किसने बताया भैया, किसने बताया एक बार फिर से देख लेंगे। राम नरेश त्रिपाठी जी ने। ठीक है, 10 प्रकार के गीतों के बारे में बताया। तो ये 10 गीतों आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक विद्वान और आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे पीछे रह सकते हैं। कृष्णदेव उपाध्याय जी। कृष्णदेव उपाध्याय जी ने गीतों को एक प्रकार से कई भागों में बांटा। बेसिकली उन्होंने 7 श्रेणियों में गीतों को विभाजित किया। किसने? कृष्णदेव उपाध्याय ने 7 श्रेणियों में गीतों को बांटा है। अब 7 श्रेणी कौन कौन सी है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं आप। ठीक है, 7 श्रेणी जैसे कि पहली श्रेणी आपकी संस्कार संबंधी गीत। संस्कार मतलब कि जैसे 16 संस्कार होते हैं उस दौरान जो मैंने आपको बताया था। दूसरे होते ऋतु यानी कि प्रत्येक ऋतुओं में जो गीत गाए जाते हैं वो सब। ठीक है, इसके अलावा व्रत संबंधी गीत। महिलाएं जब व्रत रहती हैं तो व्रत में भी गीत गाती हैं। ठीक है, अलग अलग देवी देवताओं के व्रत के संबंधी गीत गाती हैं। इसके अलावा जाति संबंधी गीत जैसे मैंने अहिर चमार धोबी नाई सब बताया था, ऐसे ही ये भी है। इसके अलावा श्रम गीत। श्रम यानी कि अब खेतों में काम कर रही होती महिलाएं या जांत वात पीस रही होती उस दौरान जब गाती हैं वो सब। ठीक है, इसके अलावा देवी देवताओं के गीत जैसे भजन वगैरह जो मैंने आपको बताया था। और 7वां होता है विविध गीत। विविध माने कई प्रकार के गीत। ठीक है, इसमें और शामिल है। तो इस तरीके से 7 श्रेणियों में गीतों को बांटा किसने? कृष्णदेव उपाध्याय जी ने। और 10 श्रेणियों में किसने बांटा था? 10 श्रेणियों में आपके रामनरेश त्रिपाठी जी ने बांटा था। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज की वीडियो के माध्यम से लोकगीतों से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लिया। तो अब लोकगीतों से बनने वाले कोई भी प्रश्न, आपका कुछ भी प्रश्न आपकी परीक्षा में छूटेगा नहीं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही बारीकी के साथ आप लोगों ने सारी चीज़ों को अध्ययन किया। निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीज़ें आई हुई होंगी। क्या इसी प्रकार से और वीडियोज आपको हर एक सब्जेक्ट की चाहिए? अगर चाहिए तो फटाफट से कमेंट करके वीडियो को लाइक करके हमको बता दीजिए कि जी सर बिल्कुल इस तरीके की वीडियो चाहिए जिसमें आप ऐसे प्रश्नों को ढूंढ करके हमारे समक्ष लाएं जिनकी परीक्षा में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा डिमांड है और परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भूल गया। आपका अगर जो है को करिकुलर कोर्स अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं, को करिकुलर कोर्स के लिए मैंने एक चैनल बनाया है। ठीक है, उस चैनल का नाम है को करिकुलर मास्टर। ठीक है, को करिकुलर मास्टर एक प्रकार से उस चैनल का नाम है, को करिकुलर मास्टर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको एक प्रकार से को करिकुलर से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। मॉडल पेपर कई सारे मिल जाएंगे और एक प्रकार से यूनिट वाइज वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए। अच्छा, एक बार स्क्रीनशॉट आप भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, कुछ बच्चों का कहना है कि स्क्रीनशॉट ले लें। चले, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
फिर इसका ले लीजिएगा परिभाषा को लेकर के, ये कुंज बिहारी की। चलिए महत्व का भी ले लीजिएगा, ये महत्व, लोकगीतों की विशेषता और महत्व। इसके अलावा लोकगीतों का वर्गीकरण में आप इसका ले लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया होगा, आगे बढ़िए, इसका भी ले लीजिएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका। चले